चलिए ध्यान लगाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। पिछली कक्षा में हमने विद्युत मोटर के बारे में जान चुके थे नहीं। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। पहला टॉपिक होगा ये हमारा, और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। आज की कक्षा में हम लोग इन तीनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और ये तीनों टॉपिक का अगर हम बात करें तो ये तीनों टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या है, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ से बिहार बोर्ड प्रश्न उठा। तो तीनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं हम लोग कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले हम लोग एक पढ़े थे ओस्टेड का प्रयोग। तो ओस्टेड के प्रयोग में बताया गया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो फैराडे नाम का एक वैज्ञानिक थे, इसका उल्टा सोचे, यानी कि इस तरह से उन्होंने सोचे कि अगर हम एक चालक तार को लें और उसके नज़दीक एक चुंबक को आपेक्षिक गति करवाएं तो क्या होता है, कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली में धारा प्रेरित हो जाता है और इस प्रेरित धारा को हम लोग कहते हैं विद्युत। प्रेरित धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। जो धारा उत्पन्न होता है उस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय। देखिए प्रयोग में उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। प्रयोग में देखिए उन्होंने क्या किए थे। प्रयोग में उन्होंने एक तांबे का चालक लिए। किसका चालक लिए थे, तांबे का चालक लिए थे। और इस तांबे के चालक को क्या किए थे, मोड़ करके एक लूप बनाए, मोड़ करके एक लूप का निर्माण किए थे। इस तरह से, कुछ इस तरह से लूप का निर्माण किए थे। ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा तांबे का है चालक तार। ये जो लूप बनाया गया है तांबे का क्या है, चालक। और इस चालक तार के मदद से क्या किए थे, इस चालक तार के मदद से बल्ब लगा दिए थे। इस तरह बल्ब लगा दिए थे और बल्ब के साथ साथ एक लगा दिए थे गैल्वेनोमीटर। बल्ब के साथ लगा दिए थे एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर लगा करके इस परिपथ को पूरा कर लिए। गैल्वेनोमीटर लगा करके परिपथ को पूरा कर लिए और इसके समीप एक चुंबक को रखे। एक चुंबक को लाए, ये हमारा चुंबक है। और कोई भी चुंबक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल। तो जब इस चुंबक को, ये जो हमारा बनाया गया है ये कुंडली, ये क्या है, कुंडली, ये हमारा कुंडली, ये जो हमारा है कुंडली। ध्यान देंगे, समझेंगे। ये हमारा क्या है, कुंडली। इसको लिख सकते हैं कुंडली या चालक तार। इसको लिख सकते हैं कुंडली या चालक तार। और ये हमारा चुंबक है, ये हमारा चुंबक। तो इस कुंडली के समीप चुंबक को रख करके चुंबक को गति करवा, यानी कि इस तरह से पकड़ करके चुंबक को आगे पीछे। तो जब चुंबक को आगे पीछे किए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, तो क्या हुआ, इस कुंडली में धारा प्रेरित हो, या जो कुंडली है इस कुंडली में धारा प्रेरित हो गई। ये
कुंडली में धारा प्रेरित हुआ या पता चला कैसे? इसके पता चलने के लिए यहाँ पर जोड़े थे परिपथ में एक बल्ब और गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर जोड़े थे, साथ में परिपथ, गैल्वेनोमीटर। देखिए समझिएगा, गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बतलाता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बतलाता है। अगर इस परिपथ में थोड़ा सा भी विद्युत धारा जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर जो यहाँ लगाया गया है ये विक्षेपित होना शुरू कर देता है। और जब विक्षेपित होना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हुआ हो। बिना विद्युत धारा के प्रवाह के एक गैल्वेनोमीटर विक्षेपित नहीं हो सकता। इससे पता चला जब चुंबक को क्या करवाए, इस कुंडली के निकट ला करके आपेक्षिक गति, तो कुंडली में धारा प्रेरित हुआ। इस धारा को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा और इस घटना का नाम दे देते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना का नाम देते हैं विद्युत चुंबकीय। तो हम बताए हैं कि यहाँ पर करवाया गया है कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक। ध्यान दीजिएगा, कुंडली और चुंबक के बीच कराया गया है आपेक्षिक गति। यहाँ लिख सकते हैं जब आपेक्षिक गति कराया जाता है, जब आपेक्षिक गति कराया जाता है तो ये जो बल्ब हम लगाए हैं ये जलना प्रारंभ कर। ये जो बल्ब लगाए हैं हमारा बल्ब है, जैसा ही हम आपेक्षिक गति करवाते हैं, चुंबक को आगे पीछे करते हैं, तो ये जो कुंडली है इसमें धारा प्रेरित होती है जिसको कहते हैं प्रेरित धारा। तो जब धारा प्रेरित होती है तो ये बल्ब जलना प्रारंभ कर देता है और ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया है यह विक्षेपित हो जाता है। फैराडे ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए क्या किए, पहले देखिए कुंडली को विराम में रखा गया और चुंबक को गति कराया गया तो कुंडली में धारा प्रेरित हुई। अब पुनः उन्होंने इस प्रयोग को दोहराए, दूसरा बार क्या किए, इस चुंबक को विराम में रख करके इस कुंडली को गति करवाया। तो इस स्थिति में भी देखा गया कि ये कुंडली में धारा प्रेरित होती। किस दिशा में धारा प्रेरित होती है इसके बारे में बताया नहीं गया था। तो किस दिशा में धारा प्रेरित होगी इसको बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्ती, कि ये जो धारा प्रेरित हुई है ये आखिर में किस दिशा में धारा प्रेरित हुई। तो इसको बतलाने के लिए एक अन्य वैज्ञानिक आए जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग विद्युत धारा यानी कि प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए एक नियम प्रदान किया जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या बताया गया। तो इसमें फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1831 ईस्वी में एक प्रयोग किए थे। 1831 ईस्वी में प्रयोग क्या किए थे कि एक कुंडली लिए और उसके कुंडली लेकर के क्या किए, उसमें एक बल्ब लगा करके और गैल्वेनोमीटर लगा करके परिपथ को पूरा कर लिया और इसके समीप एक चुंबक को आपेक्षिक गति करवाए। तो पता चला कि इस कुंडली से धारा प्रेरित हुई क्योंकि उन्हें दिखा कि ये बल्ब जला और चुंबकीय सुई प्रेरित हुई। तो जब आपेक्षिक गति कराया जाता है तो बल्ब देखा गया क्या होता है, जलता है। बल्ब जलता है और ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया है यह विक्षेपित हो जाता है। ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया है यह विक्षेपित होता है।
अभी हम बताएं कि गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता। अगर थोड़ा सा भी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा तो वह विक्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब है इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तभी विक्षेपित और बल्ब जलना शुरू करेगा। उसके बाद इसमें क्या किए थे, दोबारा क्या किए थे, दोहराने के बाद चुंबक को विराम में रखे और कुंडली को आगे पीछे, कुंडली को आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। किसी तरह से आगे नीचे, आगे पीछे कीजिए या फिर ऊपर नीचे कीजिए, बस प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन हो। आगे पीछे करेंगे तो पर भी धारा प्रेरित होगा, ऊपर नीचे करेंगे तो पर भी धारा प्रेरित होगा, लेकिन धारा की दिशा में परिवर्तन हो। धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत हम लोग समझ चुके हैं। क्या समझे हैं कि जब कभी किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा प्रेरित होती है। इस प्रेरित धारा को हम लोग, इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना का नाम पड़ जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना का नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ये जो प्रेरित धारा हुआ इसकी दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो आइए हम लोग समझते हैं अब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में, तो इस नियम में देखिए क्या बताया गया। इसे तो हम बताएं अभी कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग मुख्य तौर पे धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रेरित धारा की दिशा किस ओर होगा इसी को ज्ञात करने के लिए आया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। तो इस नियम के अनुसार देखिए क्या होता है, दक्षिण हस्त मतलब दाहिना हाथ। तो अपने दाहिना हाथ को निकालना होगा इस बार 3 उंगली, दाहिना हाथ में 5 उंगली, इसमें निकालना है 3 उंगली। और 3 उंगली को कुछ इस तरह से निकालना है कि तीनों उंगली हमारा क्या हो, परस्पर लंबवत। तीनों उंगली को कुछ इस तरह से निकालिए, ये तीनों उंगली हमारा क्या हो, लंबवत। जब तीनों उंगली लंबवत होगा तो ये इस उंगली को कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं तर्जनी और इसको कहते हैं अंगूठा। जब तीनों उंगली को हम लंबवत रखेंगे तो ये जो हमारा तर्जनी है ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगूठा बताएगा चालक की गति की दिशा को। तब ये हमारा मध्यमा बताएगा प्रेरित धारा की दिशा, तब ये हमारा मध्यमा बताएगा प्रेरित धारा की दिशा। तो क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को कुछ इस तरह से निकालते हैं कि तीनों परस्पर एक दूसरे का क्या हो, जब लंबवत रखते हैं तो ये जो हमारा तर्जनी क्या है, तर्जनी, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा बताएगा चालक की गति की दिशा को, तब ये हमारा मध्यमा है, ये बताएगा प्रेरित धारा की दिशा को। आइए हम लोग समझते हैं ये मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को किस प्रकार बताता है। ये जो हमारा मध्यमा है प्रेरित धारा की दिशा को किस प्रकार बताता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देते हैं। जैसे ध्यान लगाइएगा, अगर इस डायरेक्शन में हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस ओर है और चालक की गति की दिशा ऊपर की ओर,
गति की दिशा ऊपर की ओर। तो देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी और गति की दिशा ऊपर की ओर होगी, तो हमारा मध्यमा बताएगा किसकी दिशा को? प्रेरित धारा की दिशा। इसको कुछ इस तरह से हम लोग लागू करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो निकालना है दाहिने हाथ के 3 उंगली को और तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रखना। जब तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रखेंगे हम लोग, तो ध्यान लगाइएगा इस फिगर पर। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा ऊपर गया तो अंगूठा बताएगा गति की दिशा, और मध्यमा अंदर गया यानी कि मध्यमा बताएगा प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि धारा की दिशा अंदर की ओर होगा। जब गति करेगा, चालक की गति ऊपर की ओर होगा। जब चालक की गति ऊपर की ओर होगा तो प्रेरित धारा अंदर की ओर लगेगा। प्रेरित धारा अंदर की, प्रेरित धारा होगा अंदर की, ये ध्यान रखें, अंदर की। तो हमने क्या सीखा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो और गति की दिशा ऊपर की, चालक की गति की दिशा ऊपर की ओर है, तो जो प्रेरित धारा होगा वह होगा अंदर की, प्रेरित धारा होगा अंदर की ओर। आइए इसका जस्ट उल्टा समझ लेते हैं, ध्यान लगाइए। जैसे अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और हमारा जो गति की दिशा है नीचे की ओर, किधर हो? नीचे की। तो गति की दिशा नीचे की, किधर हो? नीचे की, नीचे की ओर। तो जब गति की दिशा नीचे की ओर होगा, जब गति की दिशा नीचे की ओर होगा, तो हमारा मध्यमा जिस दिशा में इंगित करेगा वह बताएगा प्रेरित धारा की दिशा। तो फिर से निकालिएगा 3 उंगली को दाहिने हाथ वाला और तीनों उंगली को परस्पर लंबवत फैलाइए। तो जब तीनों उंगली को परस्पर लंबवत फैलाएंगे तो अंगूठा की, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रखना इधर, अंगूठा की दिशा नीचे की, तो नीचे की ओर कब होगा? जब इसको हम रोटेट करके घुमाएंगे। जब घुमाएंगे, ध्यान दीजिए, जब घुमाएंगे तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा गया नीचे की ओर, अंगूठा गया नीचे की ओर, तो अंगूठा बताएगा गति की दिशा को। और देखिए मध्यमा गया बाहर की ओर, यानी कि प्रेरित जो धारा होगा वह बाहर की ओर, प्रेरित धारा बाहर की ओर, हमारा प्रेरित धारा बाहर की ओर है, प्रेरित जो धारा होगा बाहर की ओर। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में क्या याद रखेंगे कि अगर चालक की गति की दिशा हमारा ऊपर की ओर हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर हो, तो प्रेरित धारा की दिशा अंदर की ओर हो। और अगर इसका जस्ट उल्टा बात करें हम लोग, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस ओर हो और गति की दिशा, चालक की गति की दिशा नीचे की ओर हो, तो हमारा जो प्रेरित धारा होगा वह होगा बाहर। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियमानुसार कहेंगे कि 3 उंगली को निकालिए और तीनों उंगली को परस्पर लंबवत फैलाइए। तीनों उंगली को परस्पर लंबवत इस तरह फैलाएंगे कि तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा बताएगा चालक की गति की दिशा को, तब ये जो हमारा मध्यमा है ये बताएगा प्रेरित धारा की दिशा। ये दोनों पॉइंट को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का उपयोग हम लोग करेंगे इसमें विद्युत जनित्र, ये दोनों पॉइंट का उपयोग करेंगे विद्युत जनित्र में। और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग मुख्य रूप से फ्लेमिंग इसमें करेंगे विद्युत जनित्र,
फ्लेमिंग के ये जो दक्षिण हस्त नियम है, इसका प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से करेंगे विद्युत जनित्र में। तो ये दोनों बातें को हम लोग समझ चुके हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे विद्युत जनित्र। तो लिखिएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लिख करके डैश देंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख करके डैश देंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख करके डैश देंगे। लिखेंगे 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 लिख लगाने से हम बोलेंगे तब लिख ही देते हैं, नहीं चल ध्यान देंगे। जब कभी कुंडली और चुंबक के बीच जब कभी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कभी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में धारा प्रेरित होती है। तो कुंडली में या कह सकते हैं धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। इस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नीचे में फिगर बना देते हैं जो प्रयोग में बताया गया। ये है कुंडली, ये हमारा कुंडली और लेते हैं एक चुंबक। ये है हमारा चुंबक, ये है हमारा चुंबक। और चुंबक में होता है दो पोल, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो बताया गया जब इसके बीच आपेक्षिक गति करवाते हैं, जब ये दोनों के बीच आपेक्षिक गति करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें धारा प्रेरित होती है। जब आपेक्षिक गति कराया जाता है, जब आपेक्षिक गति कराया जाता है
जब आपेक्षिक गति कराया जाता है। तो इससे धारा प्रेरित, जब धारा प्रेरित होती है, ये पता कैसे चला कि धारा प्रेरित होती है? तो देखा गया कि ये बल्ब जलता है, ये बल्ब जलता है और गैल्वेनोमीटर जो लगाया गया है यह विक्षेपित हो जाता है। तो ये बल्ब जलता है। विक्षेपित होती है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ध्यान दें, ये फिगर बना लिया होगा सब लोग। उसके नीचे में लिखेंगे हम लोग, फैराडे ने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए पहले कुंडली को विराम में रखा। ये हमारा कुंडली है, इसको विराम में रख करके उसके नजदीक चुंबक को आपेक्षिक गति करवाया गया। ये हमारा चुंबक है। जब इस चुंबक को आपेक्षिक गति कराया गया तो पता चला ये कुंडली में धारा प्रेरित हुई। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये जो बल्ब लगा था, ये बल्ब जलना प्रारंभ किया और ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया गया ये विक्षेपित हुआ। इससे पता चला कि ये कुंडली में धारा प्रेरित हुई, या कह सकते हैं कुंडली में धारा उत्पन्न हुआ। और ये जो धारा उत्पन्न हुआ, इस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना का नाम पड़ गया विद्युत चुंबकीय। देखिए उन्होंने प्रयोग में क्या किए, जब ये बल्ब जला, इस प्रयोग को आगे दोहराए, उसके बाद क्या किए, इस चुंबक को विराम में रखे और उस ये जो कुंडली है इसको आपेक्षिक गति करवाया गया। इस कुंडली को ऊपर नीचे करेंगे तो पर भी इसमें प्रेरित होगी धारा, या फिर आगे पीछे करेंगे तो पर भी धारा प्रेरित होगी। धारा प्रेरित होगी, लेकिन किस दिशा में होगी? ऊपर नीचे अगर हम लोग इसको करेंगे तो धारा की दिशा कुछ और होगी, और आगे पीछे हम लोग करेंगे तो धारा की दिशा कुछ और होगी। तो धारा की दिशा किस ओर होगी, इसको पता करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। समझा चुके हैं उसको, एक बार क्या करना है, लिख लेना है। तो इसको लिख लिया होगा सभी विद्यार्थीगण। देखिए वही बात जो बताएं लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया ध्यान दीजिएगा। फैराडे ने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए कुंडली को विराम में रख करके चुंबक को आपेक्षिक गति कराया गया। तो आपेक्षिक गति जब कराया गया तो कुंडली में क्या हो गया, धारा प्रेरित। कुंडली में क्या प्रेरित हुआ, धारा प्रेरित हुआ। जब कुंडली में धारा प्रेरित हुआ तो कुंडली से जुड़ा हुआ था बल्ब, अब बल्ब जलना प्रारंभ कर दिया। बल्ब जलना जब प्रारंभ किया, इसका अर्थ है कि कुंडली में क्या हो गया, धारा प्रेरित। देखिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा है। फैराडे ने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए क्या किए, चुंबक को अब विराम में रख करके कुंडली को गति करवाए। जब कुंडली को गति करवाया गया तो पर भी देखा गया कि ये जो कुंडली है इसमें धारा प्रेरित होती है, क्योंकि ये देखा गया। कैसे पता चला, तो बल्ब जल रहा था। जब बल्ब जल रहा था तो पता चला कि कुंडली में प्रेरित, या तो इस चुंबक को आगे पीछे करो तो पर भी कुंडली में धारा प्रेरित होगी, और कुंडली को आगे पीछे करेंगे, चुंबक को विराम में रखेंगे तो पर भी कुंडली में धारा प्रेरित। इसको लिख लिया होगा। आगे हम लोग लिखते हैं इसको विद्युत फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त। तो लिखिएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, लिख करके फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हेडिंग लगाएंगे और लिख करके
फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। लिखिएगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। लिख करके डैश देंगे। लिखिएगा, इस नियम, लिखिएगा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने दक्षिण हस्त से संबंधित एक नियम प्रदान किया जिसे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, नीचे में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां दाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी मध्यमा, 3 अंगुलियां तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठा को परस्पर लंबत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा
अंगूठा चालक की गति की दिशा बतलाता है। तब हमारा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगा। धारा की दिशा को बतलाएगा। धारा की दिशा को बतलाएगा। ये लिखेंगे फ्लेमिंग का, ये है दक्षिण हस्त नियम। इसको लिख लिए तो आगे हम लोग बात करेंगे विद्युत जनित्र का, जिसको डायनेमो भी बोला जाता है। लिख लिया इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ध्यान लगाइए। एक प्रश्न नीचे में लिखेंगे, विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है? क्या है? विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है? सिद्धांत बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। प्रश्न लिखेंगे, विद्युत जनित्र क्या है? सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। चलिए आइए समझते हैं हम लोग कि विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र ध्यान देंगे, समझेंगे विद्युत जनित्र क्या। तो कहेंगे एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। तो विद्युत जनित्र डैश दे लिख लीजिए, डैश दे करके लिखेंगे, एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। विद्युत जनित्र कहलाता है। विद्युत जनित्र कहलाता है। देखिए ये प्रश्न है, विद्युत जनित्र क्या है? सिद्धांत, बनावट एवं कार्य। तो क्या है हम लोग जान चुके हैं। विद्युत जनित्र एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है, विद्युत। और ये प्रश्न
काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम। आइए इसको जानते हैं हम लोग। विद्युत जनित्र क्या है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जानते हैं इसका सिद्धांत क्या। तो सिद्धांत समझिएगा। तो विद्युत जनित्र या जो है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जनित्र लिखेंगे या विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका बनावट और कार्य विधि। तो बनावट और कार्य विधि को समझने के लिए हमें बनाना होगा सबसे पहले इसका फिगर से ही हम लोग समझेंगे इसके सिद्धांत और बनावट। तो इसको लिख लिया होगा सभी विद्यार्थी। इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं इसका बनावट और बनावट एवं कार्य विधि। बनावट एवं कार्य, तो फिगर साथ साथ ही बनाते चलेंगे सभी। बनाइएगा फिगर साथ साथ ही बनाइएगा। फिगर बनाएंगे साथ साथ। उसके बाद हम लोग समझेंगे बनावट और कार्य विधि।
फिगर बनाइए साथ में साथ, हल्ला नहीं करेंगे कोई भी ज़्यादा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारा खंडित वलय R1 और R2 है। ये कार्बन बरस B1 और B2। फिगर बनाएंगे थोड़ा फास्ट। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग समझते हैं विद्युत जनित्र का बनावट और कार्य। तो बनावट में देखिए क्या होता है, कहेंगे विद्युत मोटर बनाने के लिए एक क्षेत्र चुंबक लेते हैं। विद्युत मोटर बनाने के लिए एक क्षेत्र चुंबक लेते हैं और क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ये जो हमारा ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली, ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली। तो ए बी सी डी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस तरह से स्थापित करते हैं हम लोग। इस तरह से स्थापित कर लेने के बाद इसके स्वतंत्र सिरे से खंडित वाले R1 और R2 जुड़े हो, जो कार्बन बरस B1 और B2 के संपर्क में होते हैं और इसे कार्बन बरस से बल्ब और प्रतिरोध जोड़ करके परिपथ को पूरा कर ले। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, बनावट में हम क्या बताए हैं कि विद्युत जनित्र बनाने के लिए एक क्षेत्र चुंबक लेकर के उसके चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली ए बी सी डी को लंबवत स्थापित किया जाता है। इसके तो क्षेत्र के, इसके क्षेत्र के लंबवत स्थापित किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद इसके जो सिरा होता है, इसके स्वतंत्र सिरा से जुड़ा होता है खंडित वलय। खंडित वलय को कहते हैं R1 और R2। जो खंडित वलय ये है, ये खंडित वलय कार्बन बरस के संपर्क में होता है। ये कार्बन बरस के संपर्क में होता है और कार्बन बरस से बल्ब और प्रतिरोध लगा करके परिपथ को पूरा कर लेते हैं। बनावट में इतना ही बात लिखना है। आगे हम लोग समझते हैं कि अब विद्युत जनित्र किस तरह से धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा को या किस तरह से उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये देखिए इसका चुंबकीय क्षेत्र, ये है क्षेत्र चुंबक, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में जब ए बी सी डी आयताकार कुंडली को व्यवस्थित करते हैं क्षेत्र के लंबवत, तो देखिए क्या होता है। जब इस आयताकार कुंडली, इसी को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। ये आर्मेचर जो है, इस पर इसको इस तरह से घुमाया जाता है वामावर्त। जब इसको हम लोग वामावर्त घुमाएंगे, जब इसको हम लोग वामावर्त घुमाएंगे इस तरह से, ध्यान दीजिए, जब इसको वामावर्त घुमाएंगे तो ये जो सीडी है, ये सीडी ऊपर आ जाएगा, सीडी ऊपर आ जाएगा और ए बी भुजा नीचे चल जाएगा। तो ये सीडी ये हमारा एक तरह से कहें तो कुंडली है, या कह सकते हैं हमारा चालक है। तो ये चालक की गति हो गया ऊपर की ओर। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार हम लोग कहेंगे कि सीडी की जो दिशा है ऊपर की ओर, सीधी सी और डी की दिशा ऊपर की ओर होने के कारण
CD भुजा में जो धारा प्रेरित होगी वह होगी अंदर की। अभी हम बताए हैं कि अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली को निकालना है। अंगूठा अगर ऊपर की ओर होगा गति की दिशा बताएगा, तो ये जो मध्यमा धारा की दिशा बताएगा, तो धारा की दिशा होगी अंदर की ओर। और AB में जो धारा का प्रवाह होगा वह होगा बाहर की ओर, क्योंकि AB नीचे की ओर। तो जब AB अंगूठा को नीचे करेंगे तो धारा बाहर की ओर होगी, तो AB भुजा में धारा का प्रवाह होगा बाहर की ओर। तो CD भुजा में धारा का प्रवाह अंदर की ओर, यानी कि D से C की ओर, और AB भुजा में धारा का प्रवाह होगा बाहर की ओर, यानी कि B से A की ओर, B से A की ओर। अब देखिए क्या होता है। तो जब धारा का प्रवाह होता है तो यहाँ परिपथ में हमारा लगा है क्या, बल्ब। तो ये बल्ब जलना प्रारंभ कर देता है। ये बल्ब क्या करना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जनरेटर विद्युत धारा को प्रेरित करता है, और विद्युत धारा की दिशा एक ही ओर बनी रहती है। कैसे, तो समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दो खंडित बल है। यही विद्युत धारा की दिशा को एक ही ओर रखने में मदद करता है। कैसे, तो समझिए। जब ये हमारा आर्मेचर आधा घूर्णन कर लेता, तो जब ये हमारा आर्मेचर आधा घूर्णन कर लेता है, तो ये जो AB भुजा है ये ऊपर की ओर हो जाता है। ये आधा घूर्णन जब करेगा, आधा घूर्णन जब करेगा तो ये AB भुजा इधर चलाएगा और CD भुजा इधर चलाएगा, यानी कि AB भुजा हो जाएगा ऊपर और CD भुजा हो जाएगा। तो AB भुजा जब ऊपर होगा, AB भुजा जब ऊपर होगा तो AB में धारा का प्रवाह हो जाएगा अंदर की ओर, और CD भुजा नीचे होगा तो CD भुजा में धारा का प्रवाह हो जाएगा बाहर की ओर। तो एक तरफ अंदर की ओर, एक तरफ बाहर की ओर। पहले भी इसी तरह से धारा का प्रवाह हो रहा था और अब भी इसी तरह से, क्योंकि ये जो खंडित वाला है अपना स्थान को परिवर्तित कर लेता है। जब अपना स्थान को परिवर्तित कर लेता है तो धारा की दिशा एक ही ओर बनी रहती है। तो धारा की दिशा एक ही ओर बने रहने के कारण इस धारा को कहते हैं दृष्ट धारा, और इस प्रकार के जनित्र को कहते हैं दृष्ट धारा जनित्र, DC जनित्र का। अब देखिए एक होता है AC जनित्र। तो DC जनित्र को हम लोग समझ चुके। AC जनित्र क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ये जो खंडित वलय हम लोग बनावट में लिए हैं, खंडित वलय के जगह पर सर्पी वलय लेते हैं, यानी कि इस तरह से पूर्ण वलय लेते हैं। जब पूर्ण वलय लेते हैं, जब पूर्ण वलय लेते हैं बनावट में हम लोग खंडित वलय के स्थान पर, तो धारा की दिशा क्या होता है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद बदल जाती है। धारा की दिशा प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद बदल जाती है। तो धारा की दिशा बदलने के कारण इस धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इस प्रकार के जनित्र को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा AC जनित्र। नहीं, इसको हम लोग समझ लिए हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से इस पर कार्यविधि। तो कार्यविधि में बताया गया, जब इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं आर्मेचर, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, आर्मेचर घूमना प्रारंभ करेगा। अगर वामावर्त घुमाएंगे, वामावर्त घूमना शुरू करेगा। तो जब वामावर्त घुमाएंगे तो ये CD भुजा ऊपर होगी और AB भुजा नीचे होगी। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर CD भुजा ऊपर है तो इसमें धारा प्रेरित होगी अंदर की ओर, और AB भुजा नीचे है तो इसमें धारा प्रेरित होगी बाहर की ओर। इसमें धारा प्रेरित होगी बाहर की ओर, जिसे परिपथ में लगा बल्ब जलना शुरू कर देता है। और धारा की दिशा ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा देखिए एक ही ओर कैसे बनता है। तो
धारा की दिशा एक ही ओर कैसे बनी रहती है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ। तब ध्यान दीजिए, जब ये हमारा आर्मेचर आधा घूर्णन कर लेता है तो ये जो ए बी भुजा है ये ऊपर चलाती है और सी डी भुजा नीचे चलती है। ए बी भुजा जब ऊपर आती है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है अंदर की ओर, और सी डी भुजा नीचे की ओर जाती है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है अंदर, धारा का प्रवाह होता है अंदर। पहले भी इसी दिशा में हो रहा था, अब भी हो रहा है इसी दिशा में। फलतः धारा का जो प्रवाह है लगातार एक ही दिशा में बना रहता है। तो धारा का प्रवाह लगातार एक ही दिशा में बने रहने के कारण इस धारा को हम लोग कहते हैं दृष्ट धारा, और इस प्रकार के जनित्र को कहते हैं दृष्ट धारा। तो यहीं तक लिखना है हमें, कार्य विधि। नहीं समझ गया है ना, यहाँ तक समझने। आइए ध्यान दीजिएगा, बनावट में देखिए क्या लिखा गया है कि विद्युत जनित्र बनाने के लिए एक क्षेत्र चुंबक लेकर के उसके चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली ABCD को स्थापित किया गया है, और इसके स्वतंत्र सिरे से खंडित वलय R1 R2 जुड़े होते हैं जो कार्बन ब्रश B1 और B2 के संपर्क में होते हैं। बल्ब और प्रतिरोध की सहायता से जोड़ करके परिपथ को पूरा कर लिया। कार्य विधि में इतना ही बात लिखना है, बनावट में इतना ही बात लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कार्य विधि। तो इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं कार्य। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा कार्य विधि में। कार्य विधि में देखिए क्या लिखेंगे, क्षेत्र चुंबक द्वारा स्थापित, ये हमारा जो चुंबक ये क्षेत्र चुंबक, और इसके द्वारा स्थापित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर ABCD को स्थापित करते हैं, स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, चित्रानुसार इसको वामावर्त घुमाते। तो चित्रानुसार इसको वामावर्त घुमाएंगे तो CD ऊपर और AB नीचे। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, जब आर्मेचर की भुजा CD ऊपर की ओर जबकि आर्मेचर की भुजा AB नीचे की ओर गति करती है। जब आर्मेचर की भुजा CD ऊपर की ओर और आर्मेचर की भुजा AB नीचे की ओर गति करती है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को आरोपित करने पर भुजा CD में धारा का प्रवाह अंदर की ओर और भुजा AB में धारा का प्रवाह बाहर की ओर होता है, जिससे ये परिपथ में लगा बल्ब है यह जलना शुरू कर देता है। थोड़ा सा बचा है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखाएंगे कि ये जो धारा की दिशा है लगातार एक ही दिशा में किस प्रकार बनी रहती है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी। ध्यान देंगे, जहां तक लिखा है उसके नीचे में लिखेंगे। देखिए आधे घूर्णन के बाद जब AB भुजा ऊपर और CD भुजा नीचे, तो जब आधा घूर्णन हो जाता है तो AB भुजा जो होता है या ऊपर आ जाता है और CD भुजा नीचे। तो क्या होता है इसमें, जब AB भुजा जो है हमारा ऊपर और CD भुजा कहाँ नीचे आती है तो AB भुजा में धारा का प्रवाह अंदर की ओर और CD भुजा में धारा का प्रवाह बाहर की ओर, जिसके कारण ये जो आर्मेचर से जो धारा का प्रवाह हो रहा है लगातार एक ही दिशा में बना रहता है। तो आर्मेचर से ये धारा का प्रवाह लगातार एक ही दिशा में बना रहने के कारण इस धारा को कहते हैं दृष्ट धारा, एवं इस जनित्र को कहते हैं दृष्ट धारा। इस जनित्र को दृष्ट धारा जनित्र या डायनेमो। चलिए इसको नोट कीजिएगा।